स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर। नरेंद्र मोदी के जब 12 साल का जश्न मनाया जा रहा था यहाँ पर, तो अमित शाह ने एक वक्तव्य दिया जो अखबारों में अंदर के पन्नों में छपा, लेकिन ऊपर की तरफ हेडिंग था उसका, बिल्कुल डबल कॉलम 3 कॉलम का हेडिंग था। तो अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के आत्मसम्मान की बड़ी रक्षा की है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो नेशन का बढ़ा दिया है जब से नरेंद्र मोदी आए। कमाल ही होता है, देश का गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी का जो दूसरे दायां हाथ है वो ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश की सेल्फ रिस्पेक्ट, देश का आत्मसम्मान बढ़ा दिया। जबकि यहां तो ये दिख रहा है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप और अब डोनाल्ड ट्रंप के विदेश मंत्री, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ही सीरियल इंसल्ट किया करते थे नरेंद्र मोदी की और हिंदुस्तान की, और अब उनके विदेश मंत्री ने भी वैसी इंसल्ट करनी शुरू कर दी। मेरे ख्याल से ये इंसल्ट तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया उससे भी काफी ज्यादा है। अमेरिका ने हमला करके 3 व्यापारिक जहाजों पर जो भारतीय क्रू था उनमें से 3 लोगों को मार दिया, कई लोग उसमें घायल हो गए। और जब भारत सरकार ने एक औपचारिक किस्म का विरोध, मैं कहूंगा नरम किस्म का जब विरोध दर्ज किया, तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री को फोन किया और कहा कि ये जहाज हमारा ईरानी तेल इलीगल ले जा रहे थे, गैर कानूनी ले जा रहे थे, हमारा जो नाकेबंदी है उसका उल्लंघन कर रहे थे, अमेरिकी सेना के इंस्ट्रक्शंस उन्होंने नहीं माने, ये हमने किया है और आगे भी करेंगे। अगर जो हमारे इंस्ट्रक्शंस नहीं मानेगा उसको करेंगे, और हमें आप मत सिखाइए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम कल्पना कर सकते हैं कि विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इसका क्या जवाब दिया होगा। ये तो विरोध जी हद हो जाती, हद है किसी चीज की। इतनी बेइज्जती, कितनी बेइज्जती नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत के विदेश मंत्री बर्दाश्त करेंगे? और किस कीमत पर? क्या फायदा है उससे? क्यों कर रहे हैं ऐसा? इस पर कयास बहुत से लगाए जाते हैं, मैं कयासों में नहीं आना चाहता, वो उसमें कोई दम भी नहीं होती उन कयासों में, क्योंकि उनकी आप व्याख्या नहीं कर सकते, समीक्षा नहीं कर सकते। लेकिन जो हो रहा है वो आश्चर्यजनक है। कभी भारत के इतिहास में कभी इस तरह नहीं हुआ कि भारत ने अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त की हो, जितनी बेइज्जती रूबियो ने की है जयशंकर की। जयशंकर की बेइज्जती नहीं है, वो भारत की, जिसको संप्रभुता कहते हैं, सॉवरेनिटी कहते हैं, उसकी बेइज्जती है। विनोद जी, आई एग्री विद यू सर। ऐसा है कि सच्चाई है कि जयशंकर ने जब प्रोटेस्ट किया, हमने पहले उनके चार्ज डी अफेयर्स को बुलाया, जो दिल्ली में उनके चार्ज डी अफेयर्स हैं, और उनको बुलाकर अपनी प्रोटेस्ट उनके जरिए उनके फॉरेन ऑफिस को दर्ज की। और उसके बाद उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं, वो मार्को रूबियो, वो क्यूबन है, क्यूबन अमेरिकन। और क्यूबन ने हमारे साथ ऐसा किया, क्यूबन से तो बड़ी अच्छी दोस्ती रही है हमारी हमेशा। एक तस्वीर है फिडल कास्ट्रो की आलिंगन में इंदिरा गांधी के साथ। तो मार्को रूबियो ने उतनी पुरानी दोस्ती का भी मतलब ध्यान नहीं रखा कि भाई अमेरिकन ऑलवेज अमेरिकन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ओरिजिन। बिल्कुल सही कहते हैं आप कि जयशंकर साहब ने क्या कहा था। जयशंकर साहब ने कहा था कि सच लीथल एक्शन अगेंस्ट कमर्शियल शिपिंग इज नॉट जस्टिफाइड। परफेक्ट डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। एंड जिस ऑयल टैंकर पे इन्होंने चलाया बम, मतलब निशाना साधा, जो यूएस फोर्सेस जो ब्लॉकेड कर रही हैं, उस टैंकर में 8 क्रू मेंबर थे, 28 क्रू मेंबर थे। उसमें से 24 इंडियन थे, 2 पाकिस्तानी थे, 1 यूक्रेनियन थे और 1 रशियन थे। अब ये चारों जो नेशनलिटीज है, अगर रशिया को थोड़ा सा छोड़ दें, हालांकि रशिया पुतिन से काफी दोस्ती बताते थे, ट्रम्प साहब की हमारी बड़ी दोस्ती है पुतिन से, हम रशिया को निकाल देते थे, यूक्रेन, पाकिस्तान, इंडिया, भाई तीनों से आपके रिश्ते हैं, बल्कि हमारे पाकिस्तान से रिश्ते नहीं है लेकिन आपके हैं। तो आपने उस टैंकर पे निशाना साधा, और हो सकता है उसमें कोई पाकिस्तानी मर जाता, हो सकता है 1 यूक्रेनियन मर जाता। तो मेरी से कहने का मतलब यह है कि देयर इज नो मेथड इन डोनाल्ड ट्रम्प्स मैडनेस। अब क्या कहा मार्को रूबियो ने
रूबियो साहब, आई एक्सपेक्टेड सम मेथड इन हिज मैडनेस। उसने क्या कहा? Violations of Hormuz blockade won't be tolerated. Blockade by Americans. तुम क्या यूनाइटेड नेशंस हो? अमेरिका won't be tolerated। कौन हो तुम? खुद से दुनिया के तुम पुलिसमैन बने हुए हो? क्या अधिकार है तुमको? लेकिन ये सवाल कोई तकड़ा आदमी ही पूछ सकता है ना। ये सवाल पूछे होंगे शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को, जो उसकी इतनी तारीफ करके उसके घर जाके तारीफ करके आया है। और उसके बाद उसने पुतिन को बुलाया और उसकी बातचीत हुई पुतिन के साथ। और शी जिनपिंग अभी जो है नॉर्थ कोरिया भी होया है। और ऑल कमर्शियल वेसल्स मस्ट इमीडिएटली कंप्लाई विद ऑर्डर्स फ्रॉम यूएस फोर्सेस। ये मार्को रूबियो बोल रहा है। दे आर ऑलरेडी कंसिडरिंग, they're already taking that region, West Asia, and perhaps the whole of globe as their territory. Sovereignty की बात कर रहे हैं आप। Sovereignty रिस्पेक्ट करने की तमीज अमेरिका नहीं दिखा रहा। ये तो मैं गुस्सा अब अमेरिका पर निकाल दिया मैंने। अब आते हैं अपने लोगों पर। दुख की बात है कि जहां अमेरिका का सवाल आता है, शिथिल पड़ जाती है हमारी डिप्लोमेसी, हमारी सॉवरेंटी शिथिल पड़ जाती है, हमारी देशभक्ति शिथिल पड़ जाती। क्यों? अमेरिका के साथ पहले भी डील किया है हिंदुस्तान ने, पहली बार नहीं डील कर रहा अमेरिका के साथ। और बड़े बड़े मौके ऐसे आए हैं जहां पर अमेरिका और भारत की दोस्ती नहीं रही। भारत तो रूस भारत के सोवियत यूनियन के साथ अच्छे संबंध थे, और सोवियत यूनियन ने कभी लेट डाउन नहीं किया, ना सोवियत यूनियन ने किया और ना रशिया कर रहा है हमको लेट डाउन। हमको रशिया ने भी कभी लेट डाउन नहीं किया, सोवियत यूनियन तो नहीं किया कभी भी। तो बात यह है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो हो रहा है, जो हमारा रुआब, हमारी जो संप्रभुता है, हमारी जो रिस्पेक्ट है एज अ कंट्री, जो कि अमेरिका उसको कभी भी उसकी इज्जत वो इज्जत नहीं दी उसने हाल ही के वर्षों में। विनोद जी बीच में बोल रहा हूं, माफ कीजिए। एक घटना याद आ गई। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो एक खोबरागड़े नाम की एक डिप्लोमेट थी, जिसकी नौकरानी ने उसके खिलाफ शिकायत कर दी। तो खोबरागड़े को पकड़ लिया अमेरिकनों ने वहां पे। उसके विरोध में मनमोहन सिंह ने कहा कि अमेरिकी दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के सामने जितने भी बैरिकेड लगे हैं सब हटा दो, जितनी भी सुरक्षा लगी है सब हटा दो वहां से प्रतिरोध में। बिल्कुल भारत ने अपना विरोध दर्ज कराया और अमेरिकनों को बताया कि अगर आप वहां हम लोगों को परेशान करोगे तो यहां भी आप सुरक्षित नहीं रहोगे। यही इसी को बोलते हैं सर। ऐसा है, हिम्मत इन लोगों की नहीं है। डिप्लोमेटिक मिशंस कैसे चलते हैं? ऐसे ही चलते हैं ना। आज भी हमारे देश में पाकिस्तान का मिशन है, हमारा वहां पर है। क्यों चल रहे हैं वो? क्योंकि जो हमारे साथ करेंगे हम उनके साथ करेंगे, टिट फॉर टैट। ये पैरिटी पे चलता है। जितना आप हमको दिखाओगे दरिया दिली, उतनी ही हम दिखाएंगे आपको। देखिए बात यह है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री गए हुए हैं नाइस, फ्रांस गए हैं G7 की मीटिंग अटेंड करने। अब G7 का मेंबर तो नहीं है हिंदुस्तान, लेकिन हम आउटरीच कंट्रीज में आते हैं। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज होती हैं उनको बुलाती है G7। तो G7 में, फ्रांस में G7 की मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री गए हैं वहां, और शायद 15-16 तारीख को उनकी मीटिंग है, समिट है वहां पर, G7 का समिट है। और वहां पर उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। उस वक्त क्या बातचीत होगी भाई? मुद्दा असली ये है, क्या प्रधानमंत्री हमारे जो सीफेरर्स मरे हैं और जो इन लोगों की धौंस के चलते मरे हैं, 15 से 17 जून तक वो समिट है G7 का फ्रांस में। फ्रांस मित्रों तो बड़ा दोस्त है, मित्र है, मोदी जी का मित्र है, मित्रों जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है।
और वो होस्ट है, तो उसने बुलाया हुआ है प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री की तस्वीरें आई हैं नाइस से कि मैक्रो वहां है पर, शायद, मैक्रो। हाँ पुराने ही मित्रों, फ्रांसो दी मित्रों, फ्रांसवा दी हाँ मित्रों। मित्रों, हाँ प्रोनाउंसिएशन की बात है। हाँ हाँ। तो हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि वहां पर आपका इंडियन डायस्पोरा, वहां डांस हो रहा है, प्रधानमंत्री उतरे हैं और उनकी बड़ा इस्तकबाल हो रहा है। अपना इस्तकबाल अपने डायस्पोरा से करवाएं, अच्छी बात है, लेकिन अपना इस्तकबाल उन लोगों से भी करवाएं जिनके साथ एक ही मेज पे आप बैठ के बात करते हैं। आपको मेज पे बिठाने से पहले आपको छोटी कुर्सी बिठा दिया उन्होंने, बिठा दिया ना भाई, आप मेज पे बैठेंगे G7 में, पता नहीं क्या एंगेजमेंट होगा, क्योंकि कई बार जो होता है थोड़ी देर के लिए आउटरीच कंट्रीज को इंटरेक्शन होता है उनके साथ, या ग्रुप फोटो हो जाती है, तो देखते हैं कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एंगेजमेंट। पर श्योरली हमारे प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की संभावना वहां पर है, मतलब आमने सामने तो आएंगे ही। वो बीटिंग ऑन द साइडलाइंस भी हो जाता है कई बार। पिछली बार तो उन्होंने उनको कहा था कि आप अमेरिका आ जाओ, और वहां पर हम नहीं गए, अच्छा किया कि वहां पर मुनीर भी आया हुआ था और वहां आमना सामना हो जाता तो बहुत एम्बैरेसिंग पोजीशन होती है इंडिया के लिए। वो अकलमंदी का डिसीजन था। मेरा ये कहना है अभय जी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको अपनी स्टेटेड पोजीशन से रिजाइन नहीं करना चाहिए, और कोई अगर आपको आंख में आंख डाल के कुछ कहे तो उसको जवाब में आप भी आंख में आंख डाल के कुछ कहें। इसी को कहते हैं बराबरी के रिश्ते, इसी को कहते हैं पैरिटी इन डिप्लोमेसी। इंडिया मान लिया कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन आज के दिन अगर हम कुछ नहीं है तो फिर क्वाड क्यों बना रखा है तुमने भाई? इंडिया पैसिफिक में जरूरत नहीं है क्या आपको हमारी? एशिया पैसिफिक में नहीं है क्या जरूरत आपको हमारी? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाहर हमने अपनी अहमियत का आकलन सही लगाना चाहिए, और उसी तराजू से तोलकर उनको बताना चाहिए कि हम इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उनके। वी आर दी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। Is this that way America treats its strategic partners when they raise a protest over the killing of three seafarers who were Indians? 3 हिंदुस्तानी नाविकों की मौत पे प्रोटेस्ट किया हमने। हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और आप हमको पलट के जवाब दे रहे हो कि हमारी फोर्सेस के आदेश आपको मानने पड़ेंगे, उसके डायरेक्शंस आपको हमको मानने पड़ेंगे। हम कह रहे हैं कि भैया सिविलियन सीफेयरर्स को इस तरह से मारना जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड शब्द इस्तेमाल किया है तो जयशंकर ने कोई सख्त शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मार्को रूबियो साहब को वो भी पसंद नहीं है। देखिए ऐसा है कि अमेरिका अभी जो ईरान के साथ नेगोशिएशन कर रहा है, उसमें भी अपने आप को बड़ा बना के स्थापित करके वो बातचीत कर रहा है, और जिस तरह से ईरान ने उनको ट्रीट किया है, बावजूद इसके कि कितनी उन पे बमबारी हुई, कितनी उनकी लीडरशिप सफाया हो गया, लेकिन वो झुके नहीं है लोग। दे आर नेगोशिएटिंग विद अमेरिका नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं समझता हूं कि नेशन स्टेट्स की जो संप्रभुता होती है वो उनके अपने हाथों में होती है। ठीक बात। किसी और से आप कहें कि रिस्पेक्ट माय सॉवरेनिटी, एंड व्हाइल वी आवरसेल्व्स डू नॉट रिस्पेक्ट आवर सॉवरेनिटी। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब वहां पर आप क्या बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से? ये खतरे वाली बात है। G7 में हम जा तो रहे हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात कर दी तो बेइज्जती और हो जाएगी। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, कारण क्या है? व्हाट आर द रीजंस? वही तो मैं पूछता रहता हूं, कोई बताता ही नहीं है।
देखिए वो वक्त आने पे पता चलेगा, बहुत सी चीजें जग जाहिर होती है वक्त आने पर, तो कोई ना कोई तो कारण है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जब मुलाकात होगी G7 में, तो वहां पर जरा सावधानी से अपने कदम उठाएं। और अगर कोई आपके गिरामान में हाथ डाल रहा है वहां पर, तो अपनी खातिर तो छोड़िए, भारत की खातिर आप उनको सधा हुआ जवाब दीजिए। मैं गाली गलौज की बात नहीं कर रहा हूं, डिप्लोमेसी में कोई स्कोप नहीं गाली गलौज का। अपनी बात तटस्थ होकर सदैव तरीके से आप करिए। आप ये कहिए कि आप अपेक्षा मत करिए कि हमारे नाविक मारे जाएंगे और हम चुप रहेंगे। विनोद जी, आप एक बात बताइए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डिप्लोमेसी में गाली गलौज की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ट्रंप जो मोदी के साथ करता है या भारत के साथ करता है, क्या उसे गाली गलौज से कम माना जाएगा? भाई ट्रंप ये कहता है कि हम इसका कैरियर खत्म कर देंगे। भाई ट्रंप, सही बात है। और उसका जवाब तो देखिए ऐसा है कि वो देखिए वो जो उसने बात कही है कि करियर खत्म कर देंगे, वो उसकी एग्जैक्ट उसका कोट मैंने देखा, तो थोड़ी सी उसमें मैं भ्रमित हूं उसके बारे में, तो मैं उसको यूज नहीं करता हूं, क्योंकि फॉर द सिंपल रीजन कि आई एम नॉट श्योर वेदर ही डायरेक्टली सेड दैट ही विल destroy his career or his career would be over. I think he said somebody's career would be over, but whether it was about our prime minister, I'm not very sure about it, but we can discuss that again later. And that's not significant. Significant क्या है? Significant ये है कि ओवल ऑफिस में बैठकर हमारे प्रधानमंत्री से प्रेस सवाल पूछ रही है और उनके बिहाफ पे डोनाल्ड ट्रंप जवाब दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आई विल आंसर ऑन हिज बिहाफ। वो भी बेइज्जती है अगेन। भाई वो मतलब उनका तात्पर्य ये था कि आपका सवाल ये समझे नहीं है। हाँ, और मैं जवाब देता हूं आपको। लेकिन वहां पर 50 साधन है समझाने के। जो अंग्रेजी में सवाल पूछा गया था उसको इंटरप्रेट करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री को बताया जाना चाहिए था, और वो हिंदी में जवाब देते। लेकिन वो हुआ नहीं ऐसा। वो जो रिस्पेक्ट है वो सिर्फ पुतिन को अवेलेबल होगी, वो रिस्पेक्ट सिर्फ शी जिनपिंग को अवेलेबल होगी, हमको नहीं होगी। इनको टूटी फूटी अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी बाय दिस डोनाल्ड ट्रंप। नो, दिस डोनाल्ड ट्रंप अंडरस्टैंड्स पावर, माइट। द ओनली थिंग ही अंडरस्टैंड्स इज माइट और पावर, जो रूस और चीन इसको दिखाते हैं, और हमने आज तक नहीं दिखाई है, और इसीलिए हमको शॉर्ट चेंज करता है। मैं कह रहा हूं कि बासियत इंडियन, when my prime minister is not given all regard by anyone, I feel small as an Indian, I feel slighted as an Indian. हमारे जो इख्तलाफ हैं, हमारे जो डिफरेंसेस ओपिनियन है हमारे प्रधानमंत्री के साथ, सत्तारूढ़ दल के साथ, वो हमारे देश के भीतर है। लेकिन ये जो फॉरेन पॉलिसी पे ऐसा होता है, तो उसमें हमको कई बार डर लगता है कुछ बातें कहने में, कि कहीं हम उस प्रोसेस में एडिशन तो नहीं कर रहे जो प्रोसेस इनिशिएट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग हमारी बेइज्जती करने के लिए। सिर्फ डर इतना होता है अभय जी। लेकिन सवाल हम उठाते रहेंगे, सवाल हम उठा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि G7 की मीटिंग के बाद क्या होता है, जब पॉसिबिलिटी है कि दोनों इकट्ठे अपेयर हों, और ये बात भी चल रही है कि ट्रेड डील है जो, उस पर भी बातचीत होगी। अब वो ट्रेड डील जो है उसमें क्या डील मिलती है हमको? क्या हम शॉर्ट चेंज होंगे और वील गेट द रफ एंड ऑफ द स्टिक? 11.2% तो शायद लगा दिया ऑलरेडी उसने, 10% से 11%, 11.5% हो गया मेरा ख्याल। तो उसमें क्या निकल के आता है ये देखने वाली बात है। देखिए ट्रेड डील जो है, जो साइन होगी, वो उन जनरेशन को भी भुगतनी पड़ेगी जो जब शायद बीजेपी की सरकार ना हो, या सब हम और आप और प्रधानमंत्री कोई और हो और हम आप भी ना हो, क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म डील है। उसको उसके एक एक शब्द को जांच कर बांच कर उसका अंडरस्टैंड करके ही साइन करना चाहिए, और उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए हमारी पार्लियामेंट में।
क्योंकि वो जो डील होगी उसका तो मैं समझता हूं कि अगर वो इतनी बड़ी डील है तो ऑल दूसरी पार्टीज को बुलाकर उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, हमारे फॉरेन ऑफिस को और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को, और उसके बाद ही मैं समझता हूं कि हमको उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। क्योंकि हालांकि बात यह है कि गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअम, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या किसी और की हो, और एक बार साइन हो गए तो आज जो कमिटमेंट आज की सरकार कर रही है वो आने वाली सरकार को निभानी पड़ेगी, बिकॉज गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअम। और उसके बाद वरना कोई विश्वास नहीं करेगा हमारे पे। भाई जिस तरह से बांग्लादेश में हम साइन करते थे पैक्ट, और शेख हसीना की जगह वो खालिदा जिया जब आ जाती थी या ऐसा कुछ हो जाता था तो वो मानी नहीं जाती थी, और बहुत सी चीजें नहीं मानी जाती हैं। भाई सरकार बल्दी और नहीं मानी जाती। पाकिस्तान में ये होता है। वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक, वी आर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ा सोच सोच के कदम उठाने चाहिए। अब रही बात जो आपने कहा कि ईरान के साथ डील हो रही है कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप अपेची इज डेस्परेट टू हैव अ डील विद ईरान, और उसके कई पहलू हैं। और अभी जरा वो सिकुड़ के मुझे लगता है कि उसको हॉर्मुज खुल जाए, उनका ब्लॉकेट हट जाए, इधर हॉर्मुज ये खोल दे, और उसके बाद ये जो न्यूक्लियर डील वगैरह जो है वो उस पर बाद में चर्चा होगी। अभी जो होगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन करेंगे, उसके 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 बाद इनकी बातचीत होगी एंड गो इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ द न्यूक्लियर पैक्ट। भी क्या होगा, अमेरिका वो ईरान ये एश्योरेंस देगा, उसने कहा है बातों बातों में कि वी विल नॉट अटेन अ न्यूक्लियर बॉम्ब, वी विल नॉट मेक अ न्यूक्लियर वेपन। और क्योंकि वो एनपीटी सिग्नेटरी है, ईरान इज अ सिग्नेटरी टू द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और अंडर द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज परमिटेड, जिसके लिए आप जो है वो जो आपके पास न्यूक्लियर मटेरियल है उसको प्रोसेस कर सकते हैं, एनरिचमेंट कर सकते हैं 4 से 5% तक, और उससे ज्यादा करेंगे अगर 20% तक हो जाएगा तो 20% जो अभी तक कर रहा था वो, दैट इज ऑलमोस्ट 90% क्लोजर टू द न्यूक्लियर वेपन ग्रेड मटेरियल, वो शायद उनको नहीं करने दिया जाएगा। पर वो कह रहे हैं कि हम एनपीटी के सिग्नेटरी हैं, हमको पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ये हमको रखना चाहते हैं, वी वांट टू कीप दैट ऑप्शन वी हैव। और उदाहरण देते हैं इजराइल का, इजराइल इज अ नॉन एनपीटी सिग्नेटरी, है ही नहीं, उन्होंने एनपीटी साइन ही नहीं की है, उसके बावजूद भी बम लेके बैठे हुए हैं। तो ये बेइंसाफी तो है ना, बिल्कुल। और उस पर कोई लागू नहीं होता कोई रेजिमेंट, एंड इट्स अ न्यूक्लियर पावर कंट्री, इट्स अ न्यूक्लियर वेपन्स ग्रेड कंट्री। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप करना चाहता है। नवंबर में बाई इलेक्शन है वहां पर, और वहां पर वो उसको भी हमेशा चिंता रहती है हमारे महामानव की तरह कि इलेक्शन में मैं हार जाऊं। हालांकि वो कह रहा है कि मेरे को कोई परवाह नहीं, उसकी तो खैर दूसरी टर्म में है वो, तो अब तीसरी बार तो प्रधान बन नहीं सकता राष्ट्रपति, और 47 तक तो नहीं रह सकता वो राष्ट्रपति। हमारे यहाँ शायद 47 तक रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इन रिलेटिव टर्म्स कभी कभी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इज अ सेफर बेट, क्योंकि वो अनंत काल तक राज नहीं कर रहा अमेरिका पे। वो खत्म हो जाएगा उसका, मतलब राज जो है उसके 4 बरस के बाद जब खत्म होंगे तो उसका राज खत्म हो जाएगा। 2 साल और है, 2 साल और उसके लिए वो मार्को रूबियो को तैयार कर रहा है, ये सुना हमने। जेडी वैंस जो है थोड़ा पिछड़ गया है, और शायद इसीलिए मार्को रूबियो कर्कश आवाज में बात कर रहा है इंडिया के साथ। ऐसा हो सकता है क्या अबे जी, कि मार्को रूबियो इज बीइंग टफ विद अस, क्योंकि perhaps he will be the face of the Republican Party in the next presidential election। हो सकता है, अगर वहां पर इसके चलते ज्यादा वोट मिलते हैं तो मागा बेस को साथ जुड़ना है तो ये करना पड़ेगा। लेकिन वो बात की बात है, उनके प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो
इतनी सी बात है सर। और ये अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ क्या कहता है हमसे G7 में, और ट्रेड पैक्ट में क्या निकलता है, ये दो मुख्य मुद्दे हैं आज के दिन। और क्या भारत अमेरिका से थोड़ा दूर होकर अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाने की हिम्मत रखता है, ये भी सवाल है। सच्चाई ये है कि आज के दिन अमेरिका इज दी रिमेन्स अ सुपर पावर, दो वीकेंड बट रिमेन्स अ सुपर पावर। और हमारे पास जो रूस का ऑप्शन है वो बहुत वीक ऑप्शन है आज के दिन। तो हमको किसी ना किसी तरीके से बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं करना है अमेरिका को, लेकिन अमेरिका को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम उसको ज्यादा उत्तेजित नहीं कर रहे हैं तो हमारा हमें ज्यादा बेइज्जत ना करें। देखिए, जब तक अमेरिका को ये एहसास नहीं होगा कि भारत पलट के जवाब दे सकता है और कड़ा जवाब दे सकता है, तब तक वो बेइज्जती करना जारी रखेगा। देखिए, अभी कड़ा तक का जवाब तजुर्बा देना तो तो यही बताता है। अभी तक का तजुर्बा तो यही बताता है। कड़ा जवाब देना है तो आप राजनाथ सिंह जी को बना दिए, कड़ी निंदा वही करते हैं। आप उनको बना दीजिए। देखिए, जो कुछ भी होता है, हाँ होती है बातें, कर्कश बातें होती हैं, शार्प एक्सचेंजेस होते हैं, तेज तरीके से जवाब दिए जाते हैं, वो सब कमरे के पीछे होते हैं और वो इतिहास में कहीं देर जाके निकलती हैं वो बातें। कितने कितने दिनों के बाद ये बात निकली कि जब भी निक्सन जो है वो कश्मीर की बात करता था तो वो उसने किसी को कहा कि जब भी ये इशू रेस करता था तो मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी सो गई है, शी हैज गॉन टू स्लीप, और मे बी शी वाज फेनिंग स्लीप, टेलिंग हिम इनडायरेक्टली कि मैं इस पर ही शुरू की बात तुम्हारी। तरीका यही होता है। लेकिन आजकल तो मैं समझता हूं कि जब एक व्यक्ति राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर हो जाए तो हर फिल्म हिट नहीं होती। जिस तरह से किशोर कुमार की हर फिल्म हिट नहीं थी, तो सब काम खुद ही करते थे। तो हमको अपने फॉरेन पॉलिसी में और ब्रेन ट्रस्ट को जोड़ना चाहिए। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि आई वंडर वेदर our honorable external affairs minister is a free agent. तो many of the things that he is doing, और उनकी भाषा में भी बहुत अंतर आ गया है। हम उनको पहले से जानते हैं, जब वो फॉरेन सर्विस में थे, JS अमेरिका शायद हुआ करते थे वो, तो उस जमाने से हम देख रहे हैं उनको, और उसमें बड़ा फर्क आ गया है। और जब से उन्होंने कहा है कि मेरे पिता को सेक्रेटरी नहीं बनाया गया पिछले निजाम में, तब से मुझे थोड़ा सा उनके बारे में दूसरी बार सोचना पड़ा। ऐसी बातें कही नहीं जाती। These things are not said when you are holding an official position. ठीक बात। पता नहीं क्यों कह दिया उन्होंने। अच्छा, we give him the benefit of doubt. He was emotional because it is related to his father, who's a formidable strategist. Strategy. I knew him. I used to meet him. हाँ, he was a formidable strategic thinker. उसमें उसमें दो राय नहीं है। और कारगिल के बाद रिपोर्ट भी उन्होंने दी थी, तो कारगिल कमेटी में भी वो थे, तो वो ठीक, अच्छी बात है। इट्स अ रिस्पेक्टेबल, वेरी इलस्ट्रियस फैमिली। लेकिन सच्चाई है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और चुप नहीं रहना चाहिए जब जवाब की अपेक्षा हो। हमारे देश में एक जमाने में फॉरेन पॉलिसी सेक्लूडेड होती थी डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स से। इसको इंटेग्रल पार्ट बना दिया डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का, बीजेपी के चलते बनाया है। क्योंकि बीजेपी को सूट करता था कि पाकिस्तान के साथ जो बातचीत हो रही है उसको डोमेस्टिक डिस्कोर्स में इंजेक्ट कर दो। अब जब वो पाकिस्तान डोमेस्टिक डिस्कोर्स में आ गया तो फिर नेचुरली अब आ ही जाएगा, यूएसए भी आ जाएगा, क्योंकि आजकल डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी दोस्ती है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान और जो ये ईरान से डील हो रही है, ये किन लोगों ने अनाउंस किया है? किसने अनाउंस किया?
पाकिस्तानियों ने बोला है, पाकिस्तानियों ने बोला है कि हम हमारी वो ये कल डील आ जाएगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये भी बोला कहा है। कि इस्लामाबाद में ही होगी घोषणा उसकी, ये भी कहा अच्छा, है। जिस वो कहीं भी घोषणा, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ। देखिए, बात यह है कि उनका संडे अभी शुरू हो रहा होगा, हमारा संडे, वो संडे डील की बात कर रहे हैं, तो संडे तो उनका अब शुरू हो रहा होगा, शायद सुबह के 8-10 बजे होंगे, इतना ही कुछ होगा, और हमारा तो संडे खत्म हो रहा है। तो हमारे हिसाब से तो ठीक रहेगा। उनको वहां दिन होगा जब हमारे यहाँ मिडनाइट से पहले हम सुन लेंगे कि उनके चैनल्स पे कि क्या हो रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये हो जाएगी डील, लेकिन इसकी जो फाइन प्रिंट है, इसका जो स्केलेटन क्या है, इसका ढांचा क्या है, वो अभी पता नहीं है। लेकिन जो जिसको मैंने आपको बताया, जो वायर सर्विस जिसने की इसको चलाया है, उसने कहा है कि भाई अमेरिका को, ईरान ने कहा है कि 25 बिलियन यूएस डॉलर्स जो अनफ्रीज कीजिए, वो हमारे जो फंड रिलीज कीजिए, और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोल देंगे फॉर सिविलियन पर्पसेस, और उधर से आप ब्लॉकेड हटाइए। और दूसरा ये कि हम वी विल नॉट acquire a bomb, we will not build a bomb, and we will not enrich uranium towards building a bomb. ये वो देंगे इनको एश्योरेंस। लेकिन क्या वो एश्योरेंस एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो ब्रॉड इश्यूज पे ही होगा। फाइन प्रिंट जो है वो फिर पैक्ट बाद में तय होगा, वो लंबी बातचीत होगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और हमारी जो लास्ट पॉइंट कि हमारे जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पे जो बंदूक साधी हुई है, हॉर्मुज के बंद होते हुए बंदूक सधी हुई है, शायद वो बंदूक हट जाए। अगर ऐसा तेल के भाव गिरेंगे और थोड़ी सी रिलीफ होगी, लेकिन नॉर्मलिटी अचीव करने में कुछ महीने लगेंगे, ज्यादा लगेंगे शायद। We all look forward to that movement, because that would be a happy moment for Indian economy and for all of us. Every global economy, it will be a happy moment. बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने एक विस्तृत और लंबी चर्चा इसके ऊपर की। दोनों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। असली बात यह है कि मार्को रूबियो ने जयशंकर की बेइज्जती की, भारत के विदेश मंत्री की, भारत की बेइज्जती की, और खतरा यह है कि जब G7 में नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, तब पता नहीं क्या होगा, कोई नहीं कह सकता क्या होगा, और उस चीज का मुकाबला नरेंद्र मोदी कैसे करेंगे। हो सकता है बिना मिले ही चले जाएं, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो इसका जोखिम नहीं उठा सकते नरेंद्र मोदी। मैं अपेक्षा करता हूं कि उनसे मिले, और उनसे आप बताएं कि आई आल्सो हैव 56। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की बेइज्जती की है दुनिया के सामने, तब से कोई भी उनसे इस तरह मिलने के बारे में सोचने लगा है। जितना वो यूरोपियन नेताओं जो बहुत शक्तिशाली देश हैं, अमेरिका के पुराने दोस्त हैं, उनके बारे में तिरस्कार के साथ बोल सकते हैं, वो कभी भी किसी के साथ कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी के सामने ये खतरा है, वो मोदी जी खतरे का किस टैक्टिक्स है, किस तिकड़म से मुकाबला करेंगे, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, मिलते हैं जल्दी ही इसी प्रश्न पर। देखेंगे G7 में मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर क्या बात करते हैं। शुक्रिया। आज ध्यान से सुनेंगे क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है डील के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल।